चलो चालू हो गया। सर पानी पी रहे हैं, चल फिर रिकॉर्ड करेंगे। ओके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ चुकी हैं और उनकी गहराई तक, जहां मतलब ऐसा कोई भी किसी एक टॉपिक जिसको हम पढ़े हैं, देखिए इतनी सारी टॉपिक पढ़े और उससे क्वेश्चन है हमसे ना बने, ये कॉन्सेप्ट हमारा है ही नहीं। हमारे जितना हम पढ़ चुके उसकी किसी भी डेप्थ से क्वेश्चन तो हमसे बनना चाहिए। मगर आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ और उसका डेमो भी दूंगा मैं आप लोगों को कि जितना आप लोग इतनी गहराई से पढ़ाया हूँ और एग्जैक्ट उसी की हर एक लाइन से मैं आपको क्वेश्चन बना के आपको सामने पेश करूंगा और आप सेम लाइन से आपको बना क्वेश्चन दूंगा, तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि ऑप्शन, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, देखिए आप सिर्फ उसके सामने एक रसगुल्ला ला दोगे ना, खुशी खुशी खा लेगा। और जैसे इसका मतलब रसगुल्ला, रसमलाई, काजू बर्फी, ये सब रख दो 4-5 आइटम, तो दिमाग कंफ्यूज होता है, पहले किसको खाऊं, कैलकुलेट करने लगता है। अर्थात एग्जाम वही है बस। अगर आपको एग्जाम में सिंगल ऑप्शन टाइप एग्जाम होते हैं ना, वन लाइनर टाइप के, एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, हमारे दो ऑप्शन रहता है, उसमें एक चूज करना होता, तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ जाती है कि भाई सही ऑप्शन कौन है, आप ऑटोमेटिक चूज कर लेते हैं। मतलब 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन होता है, तो दिमाग उतने खंडों में बट के सभी के ऊपर एनालिसिस करने लगता है और सिर्फ उन्हीं चीजों फोकस करता है जो बार पढ़ा है, रिपीट किया, उसी को ही कंफर्म करता है। अर्थात दिमाग को आप जितना ऑप्शन देंगे दिमाग उतना ज्यादा भटकता है, ये दिमाग का नेचर ही है। तो इसीलिए, क्योंकि आपको पता है कि दिमाग को ऑप्शन देंगे तो भटकेगा, भटकेगा तो गलती करेगा। इसीलिए जब एग्जाम में हम सर पढ़े हम रहते हैं और जैसे हम एग्जाम में जाते हैं, सर हमसे 4 में 2 काटे थे, 2 में सर हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यही बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एकदम गहराई से पढ़ते चलिए, उसका हर एक लाइन अपने आप में का क्वेश्चन है। जब आपको क्वेश्चन बना के मैं डेमो ग्रुप में दूंगा यहाँ पे, मैं तो आपको थ्योरी पढ़ाने आया हूँ, क्वेश्चन थ्योरी दोनों पढ़ाने लग जाऊंगा तो 1 साल से ऊपर लग जाएगा आपको कंप्यूटर में। तो मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा आप लोगों की और कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर आप लोग चाहें, आप लोग बोले तो मैं बात अपने ऑफिस के बोर्ड मेंबर के सामने रखूंगा और स्टाफ में बोलूंगा फिर ये बात को कि मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन निकल सकते हैं, एग्जैक्ट तरीका कौन से क्वेश्चन बना दे और आप लोगों के लिए एकदम मिनिमल प्राइस में टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दे। टॉपिक वाइज पूरा रहेगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में, ताकि आपको पता चल पाए कि थ्योरी पढ़ने के बाद भी, इतना गहराई से पढ़ने के बाद भी ऑप्शन देखिए कैसे आपका दिमाग, आप देखिए 10 में 10 आप स्कोर ही नहीं कर पाएंगे किसी भी हाल में नहीं। दिमाग आपका आप तो गलत करवा के ही रहेगा। मेरे पढ़ाने में और आपके पढ़ने में कमी नहीं है, दिमाग आपसे गलत करवाएगा और तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस एक लाइन को इतने तरीके से पूछा जा सकता है ना। चलिए, जैसे आपको चलिए ये डेमो एक्चुअली के दिखाता हूँ आपको मैं, ध्यान दीजिएगा कि which one is ये नहीं लिखता हूँ, ऑपरेशनल कंप्यूटर, ठीक। विच वन इज ए ऑपरेशनल कंप्यूटर, ठीक। आपको वहां दे देगा या कुछ चीज मैं आपसे छुपाया हूँ, है ना। चलिए यहाँ लिख दे दो, छोड़िए मैं आपको क्वेश्चन एक सीरीज में करवाई दूंगा इसके बाद, तब आप एक साथ देख लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे आपके सामने ऑप्शन आता है और कैसे आपका दिमाग भटक जाता है ना। चलिए इसी में बताइए मेरे को कि कल आपको पढ़ाया था मैं ना, तो देखिए कितना आपको याद है, खुद चेक कीजिए। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन था, ठीक, कैलकुलेटिंग मशीन फर्स्ट। आपको सच्ची सिर्फ जो एकदम प्राइम प्राइम था, एकदम फर्स्ट पहला, मतलब सुपरलेटिव पूछ रहा हूं मैं, तब आप देखिए कितना आपको दिमाग को याद है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था, फर्स्ट मैकेनिकल आपका कंप्यूटर कौन था, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इसको भी बता पाएंगे बस आप, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था। यही आपको दिया, आप खुद इसमें देखिए कि आपको कितने का आंसर पता है, कितना पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको ये पता होगा और ये एकदम अच्छे से पता होगा। ये दोनों आप जिसको थोड़ा फोकस करके पढ़ रहे हैं ध्यान से मेरे क्लास को, 100 में से उन 100 में से 80 लोगों को पता होगा, जो 20 लोगों को अब पता चलेगा, जो 20 चुक रहे हैं, चाहे हम तो ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे थे,
तो वो हाँ अब आपको ध्यान रखना कि आप इस दो जगह मार खा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से क्लास को पढ़िए और देखें कि ऑप्शन देने से कैसे दिमाग भटकता है कि एक ही जैसा क्वेश्चन लिखने से, है ना। चलिए कल की क्लास में, चलिए मैं एक काम करता हूँ आप लोगों का, है ना। आपको पता ही है कि हम वही सर, हम कभी भी आप हमको शुरू 2 मिनट में रिवीजन करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, तो रिवीजन छोड़िए, नहीं रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ये ज्यादा हम लंबा हो जाएगा। तो हम कल पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे सर, एक तरफ हम पढ़े कि सर JP Eckert, ठीक, प्लस जॉन मॉर्सली, ठीक, तो जॉन मॉर्सली बोले कुछ बोले सर, JP Eckert जॉन मॉर्सले ने आपका एक तरफ सर आपका ENIAC बनाया था, ठीक, और एक तरफ का सर यूनिवैक बनाया था। सर ये आपका ENIAC जो था सर आपका, ये आपका जनरल पर्पस सर, ये आपका फर्स्ट, ठीक, और सर ये आपका फर्स्ट क्या सर, ये आपका फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। सर यूनिवैक था सर, ये आपका फर्स्ट, या आपको के लिए फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था, ठीक। आपको दोनों का इमेज में दिखाया था, यहाँ से क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि सर ये था आपका जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, और सर ये आपका कॉमर्शियल कंप्यूटर। तो सर आप देख रहे हैं कि सर ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब आपको बताता हूं मैं क्वेश्चन, इसी इसके जो लिखा हूं इसी एक लाइन से कितने सारे क्वेश्चन बनाएगा, और आपको ध्यान रखना है विच वन इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। सिर्फ जनरल पर्पस कंप्यूटर पूछेगा इसको, अब क्या था सर ENIAC। सर जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोनों जोड़ पूछ ले तो आपको याद है ENIAC। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बोले तब भी आपको याद रखना है ENIAC। और अब मतलब सिंपल पूछे जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो ENIAC, जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बोल दे तो भी ENIAC, अर्थात इसमें शब्द इलेक्ट्रॉनिक और शब्द डिजिटल याद रखेंगे। सिर्फ फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बोले जनरल पर्पस तो ये याद रखेंगे ENIAC, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो ENIAC। अर्थात देखें कि उस एक लाइन से ही कैसे करके क्वेश्चन बना सकता है। पहला क्वेश्चन which one is the general purpose electronic digital computer, एक क्वेश्चन बनेगा। which one is the general purpose electronic computer, which one is the general purpose digital computer, which one is the first digital computer, which one is the first electronic computer। इतने तरह के क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन से आपको 7 या 5 बना के दिखा दिया। इसमें सिर्फ आपको एक कॉमर्शियल या वाणिज्यिक बोलेगा, उसके अलावा नहीं बोलेगा वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक या व्यापारिक या बिजनेस ऐसा बोलेगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए ENIAC और आपका जो था यूनिवैक, इसमें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह गया होगा, है ना। तो आते हैं हम इसके आगे जो हमको पढ़ना था, हम आते हैं उस पे। सर वो था आपका एडवैक, क्या था सर, आज हमको देखना है सर एडवैक। सर हम ENIAC दिखा दिए, यूनिवैक दिखा दिए, दोनों का संरचना कौन किया था हमको वो, आप हमको वो बता दिए। तो सबसे पहला जो इसका आता है फुल फॉर्म की, सर एडवैक का कोई फुल फॉर्म है वो बताइए सर, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। तो पहले इसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है, फिर उसके अंदर डिटेल से क्वेश्चन बनता है। तो हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक होगा कि अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होने लग गया था, इलेक्ट्रॉनिक होगा सर, इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद से सब में हमको इलेक्ट्रॉनिक याद रखेंगे सर, ठीक है। मैं आपको पढ़ाया था सर कि डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिग्नल पे कार्य करता है। देखिए कहां से हम लोग फिर से याद कीजिए, हम पढ़ाए थे सर एनालॉग सिग्नल जो है सर वो आपको कंटीन्यूअस वेरिएबल सिग्नल पे काम करता है, और सर जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है सर वो आपको डिस्क्रीट सिग्नल पे कार्य करता है। तो याद रखेंगे डिस्क्रीट से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो डिस्क्रीट हो जाएगा, क्योंकि डिजिटली अभी डिजिटल कंप्यूटर बन रहा है
इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, डिस्क्रीट से लगता था कि एनालॉग आपका सर कंटीन्यूअस वेरिएबल सिग्नल पे है, या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल। ए फॉर आपको ऑटोमेटिक का होने लगेगा कार्य, ऑटोमेटिक, ठीक, और सी फॉर कंप्यूटर। तो इसके फुल फॉर्म से कितना सारा क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच वन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट कंप्यूटर, which one is the first electronic discrete variable computer, which one is the first electronic discrete variable automatic computer, which one is the variable automatic computer, which one is the automatic computer। आपको इतना सारा क्वेश्चन वहां पूछ सकता है, इसलिए आपको सबको फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए, ताकि आप फुल फॉर्म से ये अपना आंसर निकाल सके, ठीक। फुल फॉर्म के हर एक शब्द से आपको क्वेश्चन आएगा कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन है बताइए करके, ठीक है। अब आते हैं इसका विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या सर की, ये क्या नया ऐड किया सर कंप्यूटर के जनरेशन में कि कहां आज क्या कंप्यूटर तक हम पहुंच पाए, इसमें इसने क्या ऐड किया। तो याद रखेंगे इसमें बहुत बड़ा चीज है ये जो है आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टोर्ड, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है। अर्थात सर ये स्पेशली इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो प्रोग्राम है सर, इसमें सब जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इसमें स्टोर्ड रहता है ऑटोमेटिक। अर्थात दुनिया का पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसमें उसको प्रोग्राम स्टोर्ड रहता था, जिसमें उसको जो प्रोग्राम उसको जो कार्य करना है वो प्रोग्राम के उसमें पहले से ही स्टोर था मतलब जमा था, है ना, याद रखेंगे। तो सर इसमें जो प्रोग्राम था जो पहले से इसमें स्टोर था, पहले से इसमें जमा था, और जो उसमें कार्य जमा है उसी आधार पे कार्य करता था, वो तो सर आपका एडबैक। अब आप बोलेंगे सर प्रोग्राम जमा था कार्य करता था, समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए कि आपने एक रोबोट बनाया और उसमें आपको प्रोग्राम डाल दिया कि तुम्हारे सामने जो भी कचरा तुमको दिख रहा है तुमको उठाना है, तो उसके अंदर मैंने पहले से प्रोग्राम डाल दिया है और उसके अंदर स्टोर कर दिया है, मेमोरी में डाल के स्टोर कर दिया उस रोबोट के अंदर। मान लीजिए मैंने ये रोबोट बनाया, ठीक, यहाँ मैंने इसके यहाँ प्रोग्राम बना करके स्टोर कर दिया है और उसमें डाल दिया, प्रोग्राम में डाल दिया हूँ कि जहां भी देखिएगा कचरा उसको बीन के अपने पास जमा करेगा, तो क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक स्टोर है, मेरे को बार बार इसको एक काम बताना नहीं पड़ रहा है, बार बार वो काम बोलना नहीं पड़ रहा है, तो एक ही जैसे कार्य करने के लिए, रिपीटेडली वही काम करने के लिए जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सिस्टम तैयार करते हैं, तो उसमें वो प्रोग्राम जो उसको बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि ये वही रोबोट के अंदर प्रोग्राम बना के आप डाल दिए, तो सर वो बार बार वही कार्य करेगा, जहां कचरा देखेगा उठाएगा सर डस्टबिन में डालेगा, उठाएगा सर डस्टबिन में डालेगा, उठाएगा सर कचरा डस्टबिन में डालेगा। तो सर बार बार हमको उसको बताना ना पड़ेगा तुमको काम क्या करना है, तो बार बार मेरे पास उतना टाइम है नहीं सर उसको वही काम 10 बार करने बोलूं। तो इसी के लिए ही स्टोर्ड प्रोग्राम, अर्थात उसके अंदर पहले से इस प्रोग्राम को स्टोर कर दिया गया था, यही वो कंप्यूटर। आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें एक शब्द समझा दूं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप जानते हैं सर कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ही है, और डिस्क्रीट में आपको पता है डिस्क्रीट क्या होता है सर, आपको फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूं मैं कि एक होता है कंटीन्यूअस सिग्नल। सर सिग्नल कंटीन्यूअस है सर, जो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है सर, तो आप हो गया सर कंटीन्यूअस सिग्नल। सर कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है सर, और इसमें सर वेरिएबल भी देखिए सर, इसका मान लीजिए कि यहाँ से लेके ये जो है एक, इसका यहाँ तक 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऐसा किलोमीटर था। तो जब ये सिग्नल चला तो इसने 1 किलोमीटर तय किया, ये चला तो इसने 2 किलोमीटर तय किया, इसने 3 किलोमीटर तय किया, फिर ये 4 तय किया, ऐसा समझ लीजिए। सर आगे बढ़ तो रहा है, इसका मान बदल रहा है, तो वेरी कर रहा है, मान बदल रहा है, तो वेरिएबल का मतलब वेरी कर रहा है, बदल रहा है, वेरी को बदलना, इतने समझिए बदलना, इसका मान बदलते रहे। अब आगे कंटिन्यूअस आप समझ के, हाँ सर। अब अगर इसी कंटिन्यूअस में मैं क्या करता हूँ कि कंटिन्यूअस इसको मैं कंटिन्यूटी को तोड़ देता हूँ, तोड़ के क्या करूंगा ऐसे लेकर के मैं ये नीचे वाला से मिटा दिया, तो क्या अब ये कंटिन्यूअस है? नहीं सर अभी कंटिन्यूअस नहीं है सर, यहाँ से ये ऐसे से सर, यहाँ से अभी ऐसे ऐसे ब्रेक हो गया सर, अभी ये नहीं यहाँ पर नहीं है सर।
हाँ सर अब यहाँ पे नहीं है सर, ये ब्रेक हो गया है, अर्थात ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब असतत, असतत, जो असतत हो, असतत का मतलब जो लगातार ना हो। देखिए लगातार है क्या ये, नहीं सर यहाँ पे फिर यहाँ कुछ नहीं सर बंद है, फिर यहाँ पे फिर यहाँ कुछ नहीं है सर बंद है, इसी को कहते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। तो कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट कैसे होता है आपको बना के बता दिया, तो अब आपको ये होगा डिस्क्रीट सिग्नल। और डिस्क्रीट में वेरिएबल है, मगर अभी देखिए 1 किलोमीटर तय कर रहा है, फिर गायब हो गया, अचानक से 3 किलोमीटर में आ रहा है, 2 का सिर्फ 3 किलोमीटर में आ रहा है, फिर 4 गायब हो गया, फिर 4 का सिर्फ 5 किलोमीटर में आ रहा है। अच्छा सर, तो ऐसा सिग्नल सर हमको कहाँ देखने मिलता है सर, आप बताइए तो। ऐसा सिग्नल आपको बताया था, जब आप सिस्टम ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट फॉर डिजिटल, ऐसा बोलते हैं सर, दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड। आज का जमाना पूरा डिजिटल वर्ल्ड है। तो डिजिटल में आप ध्यान देंगे कि सर डिजिटल में मैं अल को हटाता हूँ, तो पहला शब्द है आपका सर डिजिट। और डिजिट का मतलब भी होता है सर, डिजिट हम किसे कहते हैं, जैसे सिर्फ 0 है, सिर्फ 1 है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 3 है, तो अर्थात ये अपने आप में एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, अर्थात कोई भी सिंगल नंबर अपने आप में एक डिजिट है। आप इतना समझिए, बस इतना समझिए, हम उसकी परिभाषा में जाएंगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। ये डिजिट है सर, ठीक है सर। और सर डिजिटल जो सिस्टम, इसमें जब डिजिटल लग गया, तो जो सर डिजिटल सिस्टम होता है ना सर, वो सर सिर्फ और सिर्फ आपका ना 2 समझता ना 3 समझता, वो सिर्फ सिर्फ समझता सर आपका 0 और 1। और सर यहाँ 0 टाइम का कोई चीज होता भी नहीं है सर, यहाँ सर 0 नाम का कोई चीज होता नहीं है। जब आप सिस्टम ऑफ कर दिए तो सब चीज 0 हो गया, आपने ऑफ किया, ट्यूबलाइट बंद हो गई, तो ऑटोमेटिक उसको हम दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है, 0, उसका कोई मान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ऑफ के लिए हम 0 यूज करते हैं। और जब आपने बटन दबाया और ऑन हो गया, लाइट जलने लगा, तो इसलिए हम ऑन के लिए 1 यूज करते हैं। और ऑन ऑफ करके ही डिजिटल जब अल लगा, तो डिजिटल सिग्नल इस डिजिट से किस सिग्नल पे काम, किस पे काम करता है सर, बाइनरी, बाइनरी डिजिट पे कार्य करता है। तो डिजिट आप देख रहे हैं, उसमें बाइनरी लग गया, बाइनरी का मतलब, बाइनरी में बाई का मतलब ही होता है सर 2, तो सर 1 0 हो गया और 1 हो गया 1, अर्थात बाई का मतलब भी 2 होता है, तो 1 0 1 1, ठीक। तो आप समझ में आ गया होगा। तो सर आपको यहाँ डिस्क्रीट सिग्नल आप बता दिए कि सर जो ब्रेक फॉर्म में हो, जो कंटिन्यूअस ना हो, डिस्क्रीट है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। हाँ सर, आप इसका बहुत अच्छे से मीनिंग समझा दिए। और सर स्टोर्ड प्रोग्राम था सर ये, तो इसमें प्रोग्राम डाल दिया था सर, वही काम बार बार करना था, तो इसलिए उसको हमको बार बार समझाना नहीं पड़ता, तुम पोछा मारो बार बार झाड़ू मारो, है ना, इसलिए बहुत बढ़िया समझा दिए सर, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसमें जो विशेष हम देखते हैं उसको आप लिखेंगे बस। इसे डिजाइन किया गया था, ठीक, किसके द्वारा, तो आप लिखेंगे वॉन न्यूमैन द्वारा, वॉन न्यूमैन द्वारा 1952 में डिजाइन किया गया था। अच्छा सर, ये मैंने पूरा डिजाइन किसने किया था, कुछ किसने किया था, हमको याद रखना है, जॉन वॉन न्यूमैन, तो पूरा नाम है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सर हमको ध्यान रहेगा, इसमें डिस्क्रीट शब्द पे ध्यान रखना है सर, यहाँ से क्वेश्चन करके इसको डिजिटल लिख देके भेज देगा आपको, मगर प्यार से डिजिटल नहीं, और डिजिटल हमको सर ज्यादा सुना सुना लगता है, तो एग्जाम से डिजिटल वाला मार कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर देगा सर, हम डिजिटल वाला ही मारेंगे सर। तो वही में पता बच्चे गलती कहाँ करते हैं, दूसरी में आपको क्लियर कर दिया, तो याद रखेंगे सर आप गलती नहीं करना है, डिस्क्रीट है सर, डिजिटल नहीं लिखना है वहां पे, ठीक। तो इस पे ध्यान देना, दूसरा सामने देना है जिसपे आपको ये ऑटोमेटिक, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। ठीक है सर, हमको ये अगला क्लियर हो गया सर। चलिए, मुद्दा ये नहीं कि बहुत सारा पढ़िए और क्वेश्चन आ रहा है उसी से तो बन नहीं रहा है ना, तो ये जो आपको पता है कि एग्जाम उसको फुल फॉर्म बोलते हैं, पहचानिए कौन सा सही फुल फॉर्म है, उसमें डिस्क्रीट की जगह डिजिटल देगा, डिजिटल देगा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप डिजिटल मार्क आएंगे, इसलिए मैं आपको, मेरा काम है कि सही गुरु का, कि बच्चों से गलती कहाँ हो, उनको जब पता है तो उस चीज को भी वहीं पे बता दे, है ना। तो आप ये देखिए कि आप कितनी सारी चीजें सीखते हैं एक समय पर। चलिए आइए, तो हम आते हैं, अब इसके बाद जो आपको जानकारी तब लेना था सर, हम सब चीज का जानकारी ले लिए सर, एनिएक एडवैक सब हमको जानकारी ले लिए सर, एनिएक यूनिवैक एडसेक एडवैक सब हो गया सर। अच्छा, एडसेक से आगे चले, तो एडसेक बेसिक साथ बताया था, उसका फुल फॉर्म पूछता है, देख लेंगे, इससे डायरेक्ट पूछेगा, वो एडवैक है, एडसेक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यहाँ कैलकुलेटर है, ठीक। और यहाँ ये भी इलेक्ट्रॉनिक है सर, डिले करने वाला है, और स्टोरेज वाला इसमें भी सर, इसमें भी स्टोरेज करेगा सर, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। द फर्स्ट फुल साइज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, ये क्वेश्चन याद रखेंगे,
पूछेगा स्टोर्ड फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम का आपका वो कंप्यूटर, तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, तो सर याद रखेंगे कि एडवैक है। मतलब बोलेगा फर्स्ट फुल साइज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, तो आपको याद होना चाहिए कि सर ये आपका एडसेक था। और आपको ध्यान रहेगा, हाँ सर ध्यान रहेगा। सर अगर सिर्फ बोले सर कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर बोले पहला, तो हम एडवैक मारेंगे। और जब बोले फुल साइज स्टोर्ड प्रोग्राम, फुल साइज फुल साइज बोले, तो सर हमको याद रखना है कि एडसेक है वो। और एडसेक का फुल फॉर्म है सर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड डिले, लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर बोर्ड लिख दूंगा आप लोग। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक, फुल साइज। ठीक, ध्यान रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कि सर हम आते हैं एडसेक पे। ठीक, आप लोग ये भी दिखाई देता हूँ यहीं पे। तो सर एडसेक है इन फुल इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, द फर्स्ट फुल साइज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर बिल्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंजीनियर बाय किसके द्वारा बनाया गया है? तो मॉरिस वाइल्ड विल्स द्वारा। किसके द्वारा? मॉरिस विल्स द्वारा। सर किसके द्वारा? सर मॉरिस विल्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर मॉरिस विल्स के द्वारा। विल्स, ठीक, तो मॉरिस विल्स के द्वारा याद रखेंगे आप। ठीक, तो चलिए अब आप उम्मीद करता हूं समझ में। एडसेक का इमेज भी दिखा दो। अच्छा, एडवर्ब का भी दिखाना है, तो ये आपका एडसेक है, आप देख लीजिए। ठीक, दिस इज द एडसेक। इमेज दिख रहा है आपको? हाँ, सर एडसेक है सर, लिखा हुआ है 1949, और ये आपका सर एडसेक वाज एडवर्ब। ठीक, ठीक है सर, चलिए याद रहेगा। हाँ सर याद रहेगा सर हमको। चलिए सर एडसेक आप बता दें सर। तो एडसेक बता दें सर, इसका एडवर्ब बताते हैं। एडवर्ब आप बता दिए, हम एडसेक पाते हैं सर। तो लिखिए इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक, सही बोला है, स्टोर्ड ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या कैलकुलेटर। ठीक, याद रखेंगे। हाँ सर, किन्होंने बनाया है इसको? आप याद रखेंगे, उन्होंने जिन्होंने बनाया उनका नाम है बाय, डिजाइन्ड बाय, आप याद रखेंगे, मॉरिस विल्स। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब आप याद रखिए, यहाँ फिर डी से घुमाएगा क्वेश्चन, और फिर आपको बता दूं, फिर डिले की जगह आपको एक जगह डिजिटल देगा, फिर एक जगह आपको डिस्क्रीट देगा। तो याद रखेंगे नहीं सर, जहाँ सर एस है ना सर, वहाँ डिले करना है, क्योंकि एबीसीडी में एस बहुत डिले में आता है सर, बहुत बाद में आता है, याद रख लीजिए। फिर बोले एडवेक में बी और उससे बाद आता है, मगर आप एस के साथ याद रखिए। याद रखिए सहाय स्पेस आएगा, वहाँ डिले याद रखना है। ठीक है, ठीक, चलिए। तो डी फॉर डिले याद रखना है, इसको डिजिटल करके आपको ऑप्शन घुमा देगा, फुल फॉर्म पूछने से पूछेगा तो डिजिटल करके घुमा देगा, डिस्क्रीट करके घुमा देगा। तो याद रखेंगे नहीं सर, यहाँ डिले याद रखना है सर हमको एडसेट वाले में। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर याद रखें सर, जिसको मॉरिस विल्स ने बनाया है 1949 में, याद रखेंगे। ठीक, 1949 में। ठीक है सर, हाँ सर इतना आपको बता दिए सर आप। इसके साथ ही आपको पीछे मैं आपको एडवेक दिखा दूं कि एडवेक के बारे में दिखा दिया। एडवेक है, ठीक, 49 में, 52 में, तो वॉन न्यूमैन ने, इसको वॉन न्यूमैन ने बनाया है। ठीक है सर, कैसे हमको याद रहेगा सर? इसमें आप याद रखेंगे वी फॉर वॉन न्यूमैन। ठीक, कैसे याद रखेंगे? ठीक, हाँ सर ये आपको याद करवा दिए। सर ये बताइए हम इसको कैसे याद रखेंगे कि हम जॉन मॉरिस विल्स था सर, तो बताइए कैसे याद रखोगे आप मेरे को बताओ, क्या रखेंगे? यहाँ जो दिख रहा है कि एडसेक है सर, एडसेक साथ बस याद, इसके साथ लिखेंगे एडसेक एम डब्ल्यू
जैसे मॉरिस व्हील्स एटसेक एमडब्ल्यू, इसका नाम ही ऐसे पढ़िए, एटसेक एमडब्ल्यू, एटसेक एमडब्ल्यू, एटसेक एमडब्ल्यू, एटसेक को आप कभी अकेले मत बोलिए, एटसेक एमडब्ल्यू, याद रखें, एम से मॉरिस, डब्ल्यू से व्हील्स, ठीक। हाँ सर, तुमको याद रहेगा सर, अब दिक्कत नहीं है, हमको ध्यान रहेगा सर। जो वैक था उसमें वैक से तो वन न्यूमैन है, तो सर वैक में वन न्यूमैन है, जो सेक आएगा सेक में सर एमडब्ल्यू बताते तो मॉरिस व्हील्स होंगे करके, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कुछ इसमें आप लोगों को क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक। चलिए, और आप बोलेंगे कि तो ये बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये भी इसमें दिया रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, आप देखेंगे कि इसके बाद अब आप लोगों के लिए एक जो फुल फॉर्म वाला है आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसका ध्यान से नोट करेंगे, और आज इसको लिखेंगे, और इसको लिखने के पश्चात इसको आप फोटो खींच करके, ठीक है, अपने पेज में कहीं जगह टांगेंगे, जो जो फुल फॉर्म हो चुका है, या पेज में टांगने की जरूरत नहीं है, अपनी कॉपी में जो जो मैं अब तक फुल फॉर्म बता चुका हूँ सब आपको आप लिख के रखेंगे, ठीक। चलिए, मैंने आपको बताया अब तक यूनिमैक इनियक बताया हूँ, इनियक क्या लिख के रखेंगे सर, यूनिमैक लिख के रखेंगे सर, एडसेक लिख के रखेंगे सर, एडवेक लिख के रखेंगे। और इसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं बताया कि अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपने बोर्ड मेंबर से बात करके बोलूंगा कि सर मैं जिस जिस पैटर्न पढ़ा रहा हूँ उसी पैटर्न में आप उससे को मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन रेडी करके बच्चों के सामने रखवाइए, ताकि उनको सही में पता चल सके कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन कितना घुमा सकता है। मलिक के तरह के इतना पढ़ने के बाद, मेरे इतने गहराई से बताने के बाद भी, और आपके इतना पढ़ने के बाद भी जो पढ़ते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, उसमें सब 10 में से 10 स्कोर कोई कर ही नहीं पाएगा, 10 में से 9 भी स्कोर कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा बस कहना है कि अपने आप को शांत कीजिए, और शांत तरीके से अपने आप को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से प्रिपेयर कीजिए, ताकि सर कोई एक सब्जेक्ट पकड़ेगा उसको अच्छे से खत्म करेंगे ना सर, तो उसका नंबर कभी गलत नहीं होता, इसी हर एक सब्जेक्ट पकड़ के वैसे ही खत्म करना चाहिए। हमारे बार बच्चों में होता है कि बच्चे लोग एक बार में एक सब्जेक्ट नहीं 4 सब्जेक्ट पकड़ेंगे और चारों को अच्छे से खत्म करूंगा ऐसा सोचता हूँ, किसी चारों के लायक नहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए, 4 सब्जेक्ट रिवीजन के लिए पकड़ा जाता है जब सब अच्छे से खत्म हो। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते समय सुबह 2 घंटे ये पढ़ूंगा 2 घंटा, ये बहुत गलत है पढ़ने का पैटर्न है। और पढ़ना भी है तो उस समय भी आप याद रखिए, उसको भी आप सब चीज ह्यूमन पे डिपेंड करता है। आप एक दिन 4 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना भी है तो उसको भी उसी गहराई के साथ पढ़िए, और जब तक किसी एक सब्जेक्ट जिसको आप पकड़े उसको गहराई से खत्म ना कर ले, तब तक पहली बात तो उसके दूसरे सब्जेक्ट पे मत जाइए, ठीक है। पढ़ने का सही तरीका है इनियक का, यूनिवैक का, एडसेक का, एडवैक का, ठीक। फिर डब्ल्यू का, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। फिर आपको बताया था वीडियो का, ठीक है, वीडियो का आप लिख के रखेंगे। फिर आपको याद है कि बताएंगे मेरे को आप आगे पढ़ा था सर फुल फॉर्म वाले में। चलिए मैं आपको देख के लिखाता हूँ कौन सा फुल फॉर्म आपको लिख के रखना है, मैं जो पढ़ाया उसमें दे रहा हूँ आपको होमवर्क, आप ध्यान से रखेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको होमवर्क नहीं दे सकता, मैं एकदम दूंगा, मैं क्योंकि मैं तो आपको अपना समझता हूँ, मैं तो आपसे बेईमानी करूंगा नहीं। तो मुद्दा करते हैं आप कितने बेईमान हैं मेरे को लेकर के, ठीक है। ठीक, हाँ परम का बताइएगा, जो परम था उसका फुल फॉर्म क्या था, परम जब पढ़े थे उसका, ठीक। बता दें चारों मतलब एक साथ है सर, एम गलत है सर, ठीक है, आपको हिंट भी देते जा रहा हूँ मैं। पीसी का फुल फॉर्म क्या है सर, ठीक है, सर पीसी को बता दिए सर आप, ठीक है। और क्या है इसका तो क्या है उसमें से, हम्म, ठीक, पीसी का आप बताएंगे। और इसी तरीके से जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ सबका फुल फॉर्म निकाल के बताइएगा मुझे, ठीक है। हम्म, और जितने भी सुपरलेटिव क्वेश्चन आपको पढ़ाए होंगे, वर्ल्ड का पहला कौन सा, वर्ल्ड का दूसरा कौन सा, ये कौन सा, वो कौन सा, सब आप एक जगह लिख करके रखेंगे। हाँ, फ्लॉप्स का बताइएगा फुल फॉर्म, ये तो आपको याद हो चुका होगा, इसलिए बहुत जोर दे दिया था मैं, ठीक है। एचजेड का फुल फॉर्म बताइएगा, जो लिखते हैं सिंबल एचजेड, ठीक है, स्पीड के लिए, ठीक। तो आप बताएंगे मुझे, सर आप बताएंगे सर बाइट का, चलिए बाइट वाला आपको मैं बताया था तो उसको मैं कल थोड़ा फास्ट वे में बताया था, उससे रिलेटेड थोड़ा दो चीज आप बताइएगा, और जो जो होगा आप लिख लीजिएगा,
बाइट वाला आपको मैं कल थोड़ा बताना था, फिर से आपको यहाँ थोड़ा ठंडे तरीके से बता रहा हूँ, उसको एक साथ पूरा नहीं लिखाऊंगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में डालूंगा, तो याद रखेंगे आप। चलिए सर मान लीजिए सर हम 0 और 1 जो होता है सर, उसको सर हम बोलते हैं, क्योंकि 2 है, 2 मैंने बाई होता है सर, आप बताए थे 2 मतलब बाई और नरी, तो बाइनरी, हमको बाई पे ध्यान देना, बाई माने 2 होता है, 2 2 नरी। और सर डिजिट, सर ये बाइनरी डिजिट में सर आपका ये बाई को मिलाया गया, ठीक है, और देखिए कि सर लास्ट में टी को लिया गया सर, शुरू के ये बाई को लिया गया, फिर 2 थे, मतलब डिजिट का टी लिया गया सर, ये था, इससे शब्द आपका बना बिट। याद रखेंगे बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपसे पूछेगा, तो बिट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, तो आप याद रखेंगे। फिर से आप लिखता हूँ पीछे में नोट में, बिट का फुल फॉर्म बताइए, जो आपको पीछे बताया हूँ, बिट का फुल फॉर्म बताइए, तो बता चुका हूँ बाइनरी, बाइनरी बीआई का बाइनरी और डिजिट का टी, ठीक। चलिए अच्छा सर, मतलब बिट जो है इसका इसका भी फुल फॉर्म होता है सर, बिट का भी, हाँ, तो बाइनरी डिजिट इसका फुल फॉर्म है। और बाई मैंने बता चुका हूँ 2 है, इसलिए बाई मैंने 2 होता है कभी भी, ट्राई मैंने 3 होता है, मोनो मैंने 1, मोनो बाई, बाई माने 2, मोनो माने 1, बाई माने 2, ट्राई माने 3, ट्राई ट्राई माने 3, ठीक, मोनो बाई ट्राई टेट्रा, है ना, क्वाड, क्वाड माने 4 होता है, इसे आप क्वाड सम देखे थे, क्वाड माने 4 होता है, ठीक। हाँ सर, चलो तो आपको उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया कि मोनो माने 1 होता है, बाई माने 2 होता है, ट्राई माने 3 होता है, क्वाड माने 4 होता है। इसे देखिए आप जो क्वाड समूह बना है, क्वाड में 4 देश हैं भारत में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आपका यूएसए, ठीक, ये जा रहा है ना क्वाड कंट्री में, तो क्वाड का समूह बना है चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक। हाँ सर, इसलिए क्वाड मतलब 4 कंट्री वहां इसीलिए है सर, अच्छा इसलिए इसमें सिर्फ 4 कंट्री है, क्वाड कंट्री जो है वो मतलब बोलते हैं, तो हाँ, ठीक। चलिए तो अब बिट समझिए, हाँ सर समझ गए बिट सर। अब बताइए, मैं आपको कल भी बताया था कि 4 बिट, अब हम उसी बिट को लिख रहे हैं, 4 बिट बराबर सर आपका 1 निबल होता है, लिखिए, ठीक, 1 निबल, निबल, ठीक है सर। और 8 बिट सर, 8 बिट बराबर क्या होगा सर, 2 निबल हो जाएगा सर, सर 2 निबल हो जाएगा सर, जब 4 बिट बराबर 1 निबल है, तो 4 दूनी 8 बिट बराबर 2 निबल होगा ही सर, ठीक है सर। और 8 बिट ये 2 निबल बराबर आपको होता है 1 बाइट, BYTE, अब बिट से हो गया ये बाइट, अब तो यहाँ बिट था, अब ये हो गया आपका बाइट, और बाइट का मतलब होता है, एक बाइट का मतलब ही होता है 8 ठो बीट, 8 बीट का मतलब क्या, 8 ठो 01 के जोड़े, 01 बीट मतलब भाई बीट पता ही है, बीट मतलब बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट मतलब 01, तो 8 टाइम्स 01 के जो जोड़े होंगे, मतलब ऐसे 01 01 01 ऐसे करके 8 बार होंगे, 2 3 4, हाँ जैसे 8 बार होंगे सर आपके, तो वो मिला करके आपका बनेगा सर 1 बाइट, तब मतलब डिजिट सर 16 ठो, हाँ ठीक है समझ गए, और 16 ठो दिए हो गया आपका, ठीक, और 16, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 हो गया ना, ठीक है सर, 8 बार होने चाहिए तो हो गया आपका, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट, ये तो क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया सर। धीरे धीरे ध्यान ध्यान बैठाइए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा आगे वाले टाइम में, ठीक है सर। जैसे क्वेश्चन पूछ चुका है ना, इसलिए बता रहा हूँ, निबल बीट बाइट में जो घुमा पूछा हुआ, तो आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ कहानी के हिसाब से मैं, ताकि अब इससे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक सर, नहीं जाएगा सर। सर 8 बिट बराबर 1 बाइट हो गया, अब आता है बाइट का बारी, 1024, या दूसरे 1024 लिख दे, या अप्रॉक्स में कभी कभी 1000 भी लिख के देता है, सही 1024 है, रियल में आपको 1000 भी लिख के देता है, याद रखेंगे 1024 1000 बाइट बोले, तो उसका मतलब होता है, आपको पता है सर 1000 को हम किलो में दर्शाते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ अगर 1 केजी राइस, मतलब सर 1000 किलो हटाऊंगा तो 3 जीरो लगता है, हाँ सर, और ये क्या है 1000 ग्राम, केजी में की हटा तो 3 जीरो आया सर, जी फॉर ग्राम लग गया राइस, इसे हम बोलते हैं सर 1 किलो राइस को हम 1000 ग्राम राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर भी बोलते हैं, ठीक है, अर्थात जहां किलो आएगा वहां पर क्या लगे सर, वहां मतलब 3 जीरो की जगह किलो लगता है, तो बताइए यहाँ 3 जीरो तो क्या लिख, 1 को लिख दो हम 1,
3 जीरो में क्या लिखूंगा सर? आप के लिखेंगे सर, के सर के का मतलब, के मतलब ये होता है सर 3 जीरो। अब बताएं सर, मैं एक के, मैं इसी को लिख रहा हूँ, देखिए एक को मैं एक लिख दिया यहाँ पर, 3 जीरो के समूह को मैं सर के लिख दिया सर, ठीक है सर। और यहाँ बाद में क्या लिखा है? एक 3 जीरो, लास्ट में क्या लिखा? बाइट लिखा है, तो बाइट लिख दीजिए, तो बाइट। और सर इसको शॉर्ट में लिखते हैं सर, बाइट को, एक को एक लिख दिया सर, के को सर के लिख दिया, और बाइट को मैं दर्शाया कैपिटल बी से। तो क्या रहेगा? 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, 1000 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। समझ गया आगे बात? अच्छा ये ऐसे बनता है सर? हाँ ये ऐसे बनता है, ठीक। हाँ उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो मैं यहाँ क्लियर करता हूँ इसको मैं, ठीक। हाँ सर, एकदम बेसिक्स इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं पता, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। और मैं इसी पैटर्न पढ़ाऊंगा जो बहुत ज्ञानी है। भाई अब एग्जाम निकालिए, आज तक शायद अब निकाल नहीं हो चुके होंगे, बहुत सारे पद में होंगे, मगर मैं तो उनके लिए पढ़ाऊंगा जिनको कुछ नहीं आता, जिनको थोड़ा बहुत आता भी तो उनको और अच्छे से बेस क्लियर हो जाए। और फिर अब 1 किलो बाइट हो गया, तो मैं लिखता हूँ यहाँ केबी, यहाँ क्या लिख दिया मैं? बाइट की वर्ड नीचे लिख दिया केबी, और इसके सामने यही डिजिट फिर से लिख दिया 1024 केबी या 1000 केबी। 1024 को लगभग 1000 लिख सकता हूँ ना? हाँ तो लिख सकते हो। तो सर 1024 केबी हो जाएगा, पहले 1024 सर बाइट था, उसमें किलो बाइट हो गया, तो 1024 किलो बाइट हो जाए, 1000 किलो बाइट हो जाए। तो याद रखेंगे सर, उसको आप बोलते हैं 1001 मेगा बाइट या 1 एम बी, एम यहां से, बी यहां से, ठीक है सर, ठीक। समझ आ रहा है? फिर इसी एमबी को मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको एमबी को लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर एमबी को लिख दिया एमबी 1024 को फिर नीचे लिख दिया 1024 एमबी या मेगाबाइट या 1000, लगभग 1000 मेगाबाइट बराबर आपका होता है सर, आपका होता है 1 गीगा। सबको फुल फॉर्म भी दिखा रहा हूँ, फुल फॉर्म पूछता है। एमबी का फुल फॉर्म क्या है? मेगाबाइट। केबी का फुल फॉर्म क्या है? किलोबाइट। और आपको घुमा देगा, किलोबाइट से किलो बिट लिख देगा, बी का फुल फॉर्म है बिट लिख देगा, मगर यार तो बाइट होते हैं यहाँ पर, जब भी केबी में जो हो रहा है केबी एमबी या बाइट हो रहा है, ठीक है, इसलिए आपको पूरी कहानी बताया हूँ। जीबी का फुल फॉर्म पूछेगा गीगाबाइट, गीगा बाइट का तो बाइट रहेगा ही, तो लिखते हैं 1 जीबी। अच्छा सबका सबसे सबसे ज्यादा इसी भली बातें होंगी सर, मेरे फोन का रैम सर 4 जीबी का है, 2 जीबी का है, मेरी मेमोरी सर 8 जीबी की है, 256 जीबी की है, मेरा पेन ड्राइव है सर आपका 13 जीबी का। तो आप समझ जीबी क्या होता है? हाँ सर, ये तो हम समझ गए सर। अब बताइए सर, ये 1024 लिख रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है सर? आप हमको ये बताइए। तो इसका मतलब मैं आपको ऊपर में ही बता चुका हूँ, और उस पर आप ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तभी आपको दिखेगा कि आप ध्यान देना किस पे है, ठीक है। तब जो ध्यान देंगे, ध्यान देने की बात ये है, मैं इसे 24 को समझा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखा हूँ सर? आप लिखे हैं बिट, बिट अर्थात क्या है, मतलब क्या है कि 01 के कोड से कोई एक चीज निर्मित होता है, कोई एक भी चीज निर्मित होता है, कोई मान लीजिए कि 01 से एक डब्बा बनता है, ऐसे समझिए आप, 01 से 01 मिल करके एक डब्बा बना रहे हैं, अर्थात ऐसे ऐसे कितने डब्बे बनेंगे सर? ऐसे 1024 डब्बे रखूंगा मैं सर, ऐसे 1024 में पहले तो 8 रखूंगा तो बनेगा एक बाइट, इस बाइट के से 1024 और डब्बे लिखूंगा तब मिलाकर के बनेगा आपका किलो बाइट। समझ गए? अच्छा मतलब उस डब्बे से मतलब क्या है सर? सर उन डब्बों में आप उतनी मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, उतना ज्यादा उसमें डाटा डाल सकते हैं, उतना डाटा उसमें प्रोसेस करवा सकते हैं। अच्छा इसलिए इसमें किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट में हम नापते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा डब्बे हैं, देखिए इसमें ज्यादा डब्बे हैं, तो हाँ इसमें ज्यादा डब्बे हैं सर, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा काम करता है। ये इससे कम डब्बे और कम काम करेगा, और कम काम करेगा। इससे ऊपर और आता है सर टीबी टेराबाइट, सर और काम करेगा, उसको पेंटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, मतलब पूरा क्रम होता है, ठीक। चलिए उसको क्रम को मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूं मैं, है ना, उसके बारे में, ठीक है, आगे कभी समझा देंगे उसको, देखते हैं जैसा रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक बार मैं यहाँ बेसिक समझाना था, इसके बाद आपको लिख के मैं दे दूंगा कि क्रम कैसे होता है, उस क्रम से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा कौन है तो बीट है, उससे बड़ा कौन है तो सर निबल है, निबल से बड़ा क्या है सर आपका बाइट है। तो याद रखें क्रम में भी, क्रम में आपको लिख के दे दूंगा अगली बार में, ठीक। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ सीखने मिलता है, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुतों का शिकायत देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा क्लासेस जो है वो मंडे टू सैटरडे चलेगा, संडे रेस्ट रहेगा, और संडे आपको पूरा 6 दिन का क्लास रिवीजन करना है, इसलिए संडे आपको एक दिन दिया जाता है गेप, वो रेस्ट करने के लिए आपके नहीं बल्कि रिवीजन के लिए है, ताकि आपको कोई चीज धुंधला ना रहे। आप एक तरफ से पढ़ रहे हैं तब से छोड़ दे रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाना एकदम जीरो है। मैंने बोला कि नहीं 10% सार्थक है, 20% सार्थक है, नहीं
एकदम वो जीरो है। अगर आप पढ़ रहे हैं साथ में रिवीजन कर रहे हैं तब आपको पढ़ना सार्थक है। मैं रिवीजन के लिए कल आपको बताया था कि रिवीजन करना है, तो आपको जिसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ध्यानपूर्वक वो भाई स्पीड बढ़ा कर रिवीजन कर लीजिए, और जिनको एकदम फिर से एकदम कंठस्थ पढ़ना है तो धीरे धीरे करके वो वीडियो को आराम से देखते देखते संडे को दिन रिवाइज किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए, और क्लासेस हमारी कंटिन्यू ही रहेगी अगर आप लोगों का प्यार लाइक शेयर बना रहे हमारे लिए, है ना। क्योंकि देखिए आप लोग अगर इंटरेस्ट कम कर देंगे तो हमारा भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा, है। क्योंकि देखिए कोई भी रिश्ता दो लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। अब आपके और मेरे बीच भी जो रिश्ता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही है। आप मुझे भाई अपना प्यार देंगे तो मैं सर अपना ज्ञान दूंगा, उसके बदले कुछ चीज चलता है। तो इसके अलावा सोचिए, इसका यूट्यूब में पढ़ाने का बता रहा हूँ कि अभी हमारा इतना सब्सक्राइब नहीं, इतना लाइक, इतना व्यू नहीं है। और दूसरी बात, हमने अपने चैनल को मोनेटाइज भी नहीं किया है। मोनेटाइज का मतलब है कि देखिए यूट्यूब से हमको कोई पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे आप चैनल जब क्लासेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे क्लासेस में ऐड नहीं है। हमारे क्लासेस के बीच में हमने ऐड नहीं डाला है ना। उसको यूट्यूब वाले डालते हो आगे पीछे, उसका बात नहीं कर रहा हूँ, हमने कोई ऐड नहीं लगाया है, अर्थात हमारे क्लासेस के बीच में आपको कोई भी ऐड नहीं मिलता है। क्यों? इसका मतलब क्या है कि सर जिसके क्लासेस के बीच में भी ऐड आता है उन लोग सर उस ऐड की वजह से ही यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। तो हमने आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब ना होकर के हमने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है, अर्थात हम यूट्यूब से कोई पैसा आपसे कमाते नहीं। हमको यूट्यूब वाला कोई पैसा नहीं देता है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। हमको उसमें, क्योंकि हम जब उसमें एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे पर हम सोचते हैं बच्चों का ध्यान क्यों भटके, बच्चों का ध्यान क्यों डिस्टर्ब हो, पढ़ते पढ़ते के बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाए। इसलिए हमने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है, मतलब पैसा वाला नहीं बनाया है, कमाने वाला नहीं बनाया है। अर्थात यूट्यूब से हमारा इनकम है जीरो। हम ये सिर्फ और सिर्फ करते हैं, जीरो जो हमको इनकम है ये हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। तो सोचिए, जीरो पैसे में अगर हम 8 घंटे पढ़ के आपको पढ़ा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा रहे हैं, तो भाई हम उसी क्लास को कहीं और रिकॉर्ड करते तो उसको हमको पैसा मिलता ना। तो आप समझ सकते हैं बात को। तो आप इस चीज का वैल्यू कीजिए, और इस चीज की वैल्यू करके ही आप जो है इस चीज का अधिक से अधिक लाभ उठाइए, और अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगर आपका प्यार वैसा नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं कि भाई हमारा हमको पढ़ाने का भी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होते जाएगा, है ना। पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा लास्ट तक भिड़े रहूं, मगर कोई भी रिश्ता दोनों लोगों की आपसी समझ से बनता है। तो उस उम्मीद से मैं छोड़ता हूँ कि आप भी समझेंगे, हमारे बीच जो रिश्ता है उसके रिश्ते की कदर को करेंगे। तो बस यही बोलूंगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और मैं कल भी बोला था कि जितना व्यू जाता है उतना लाइक नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है ना? आपका पैसा लगना है ना, आपका मेमोरी लगना है ना, स्पेस लगना है। एक बटन टच कर, मतलब आदमी इतना घमंडी, इतना अंदर गुरु लेके कैसे बैठ सकता है ना, कि व्यू पूरा कर लिया और लाइक भी तक भी नहीं किए। तो ऐसा ना किया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं यहीं पे आप सबसे विराम लेता हूँ। नमस्ते। बाकी आप सब समझदार नहीं है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।